जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट कंप्लीटली स्टैटिक। क्लाइमेट इज नॉट कंप्लीटली स्टैटिक। जलवायु हमेशा स्थिर नहीं रहती है। रायबरेली की जलवायु भी पिछले 10-15 सालों में बदल चुकी। रायबरेली की जो देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोब के लेवल पे देखा जाएगा तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है मान लीजिए, लेकिन लोकल लेवल पर देखा जाएगा तो रायबरेली का टेम्परेचर पिछले 15 सालों में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 10 डिग्री सेल्सियस, जाकर नेट पर सर्च करिएगा कि 90s से लेकर अभी तक में रायबरेली के टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंस आया, तो पता चलेगा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मियों में बढ़ चुका है। जितना टेम्परेचर अभी बाहर दिख रहा है, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो हमें याद है कि मई जून में इतना टेम्परेचर होता था, मई जून में। तो आप सोचिए मई जून में कितना टेम्परेचर होगा फिर। तो 10 डिग्री सेल्सियस मैंने फील किया है पिछले 10-15 सालों में, मैंने फील किया है। और लोगों का कहना है कि नहीं तुम कमज़ोर हो गए हो। मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, है ना। बाकी वाकई में टेम्परेचर बढ़ गया है रायबरेली का। तो ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज अलग लेवल पे होगा, लोकल लेवल पर क्लाइमेट चेंज अलग लेवल पे दिखाई देता है। तो रायबरेली में जिस तरीके से पेड़ कटे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ हुई हैं, उस हिसाब से यहाँ का लोकल टेम्परेचर पिछले 15 सालों में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये मान के चलिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता था गर्मियों में उससे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ चुका है। ये हम लोग के टाइम पे 38, 39 जैसे होता था तो गर्मी का माना जाता था, गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अब देखिए कितना जाता है। ये ग्रेजुएशन में थे तो 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जून में, ये सोचिए मैक्सिमम। तो इसीलिए होता था कि आके कूलर के आगे भी खड़े हो जाते तो बड़ी ठंडी हवा लगती थी। और आज नहीं है वो आज। तो ये है। तो वैसे भी ये मान के चलिए कि क्लाइमेट हमेशा स्टैटिक नहीं रहता है, यानी जलवायु जो होती है वो कभी भी स्थायी नहीं रहती, है ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मौसम, वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, किसी प्लेस का जो वेदर है वो डेली चेंज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जो वेदर वहां पे डेवलप होता है उसको वहां की क्लाइमेट कहते हैं। किसी प्लेस का जो वेदर है वो हमेशा चेंज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जब वेदर वहाँ पे डेवलप होता है कि भाई यहाँ पर इस महीने में बारिश होती है, इन 3 महीनों में गर्मी पड़ती है, तब उसको वहाँ की क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर तो हमारा रोज चेंज है, कहीं शाम को मौसम गड़बड़ा गया, बारिश होने लगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे शाम को जलवायु गड़बड़ा गई, है ना। क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ पर अब मैं रायबरेली का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ये वेदर में नहीं बता रहा हूँ, ये क्लाइमेट चेंज में बता रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है। वेदर जो है वो डेली का जो आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारी चीज़ें होती है उसको वेदर कहते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन में जो चीज़ वहाँ पर डेवलप होती है उसको वहाँ की क्लाइमेट कहा जाता है। तो रायबरेली की क्लाइमेट, वेदर तो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बारिश होने लगती, कभी, है ना, सुबह थोड़ा ठंडा रहता है कुछ, लेकिन यहाँ की क्लाइमेट चेंज हुई है 10-15 सालों में क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर बात करी जाए कि क्लाइमेट, तो क्लाइमेट पहले भी चेंज हो चुका है। अगर हम भौगोलिक अतीत में जाते हैं, ज्योग्राफिकल पास्ट, तो ये तब भी चेंज होता रहा है और आज भी चेंज हो रहा है। ये तब भी चेंज होता रहा है और आज भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम ज्योग्राफिकल पास्ट में देखें तो हमें जानना है कि कई बार यहाँ पर आइसेज आ चुकी है।
आइसेज आने के बाद फिर से नॉर्मल क्लाइमेट चल रही है इस समय, है ना। तो हमें देखना है कि कब कब यहाँ पर आइसेज आई है, ग्लेशिएशन पीरियड। सबसे पुराना कुछ पीरियड्स हैं, फिर उनके इपोच हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें करी हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पुराना आपको यहाँ पे मिल रहा है कैम्ब्रियन, फिर ओडोविसियन, फिर उसके बाद सिल्यूरियन, डेवोनियन, फिर देखिए कार्बनीफेरस उससे लेटेस्ट है। कार्बनीफेरस वो है जब हमारा कोयला बना, इसका नाम भी इसीलिए उसी हिसाब से रख दिया गया। कार्बनीफेरस के बाद आता है आपका पर्मियन, फिर उसके बाद आपका आता है ट्राइएसिक, और फिर देखिए जुरैसिक। यानी कोयला पहले बना है और डायनासोर्स बाद में आए। जुरैसिक के बाद देखिए अगला आपका पीरियड आ जाता है क्रिटेशियस, फिर पैलियोसीन, और लास्ट में इस समय जो चल रहा है वो है आपका जो है होलोसीन, प्रेजेंट टाइम में इसमें नहीं दिया हुआ है होलोसीन। तो इस तरीके से पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें कब कब हमारा ग्लेशिएशन हुआ वो हम आपको बताने वाले, कब कब पूरा आइस जम गई। तो वही तो एक क्लाइमेट चेंज हुआ कि एक बार आइस जम गई, फिर आइस मेल्ट हुई, फिर नॉर्मल, अब इस समय सब कुछ चल रहा है, फिर से एक बार आइस पूरे में जम जाए। तो वो कब कब हुआ है? सबसे पहले हुआ है ओडोविसियन में। पहली बार आइसेज हमारी जो आई ओडोविसियन, पहला आइसेज ओडोविसियन, आज से लगभग 4.8 करोड़ ईयर्स बिफोर, यानी कि ये रहा 488 to 443 मिलियन ईयर एगो। इतने साल के लिए बीच में इस ड्यूरेशन में हमारा आइसेज रहा। क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हमें पढ़ना ही है इसको। तो किस टाइम पीरियड में आपके डायनासोर्स थे, किस टाइम पीरियड में फिश आई, किस टाइम पीरियड में आपकी लिजर्ड्स आई, किस टाइम पीरियड में आपके कॉकरोच आए जिससे आप डरते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ूंगा। हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बताना है कि कब कब नॉर्मल क्लाइमेट रही और कब कब आइस एज आ गई बीच बीच में। तो सबसे पुरानी आइस एज हमें कब की मिलती है? ओडोविसियन, जो आज से 4.88 करोड़ ईयर्स पहले की बात हो रही है, और तब से लेके कब तक रही? 4.43 करोड़ ईयर्स के बीच में। तो बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 40 जो है आपका लाख, लगभग 40 लाख ईयर्स के लगभग आपका आइसेस था। 40 लाख ईयर्स था, 40 लाख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 40 लाख आ रहा, जो 40 लाख साल तक बर्फ जमी रही। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, फिर इसी वजह से फिर आपके नए नए यहाँ पर चीज़ें आएंगी। सेकंड जो हमारा आया वो इसमें आया कार्बनीफेरस वाले में। कार्बनीफेरस में जो है एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड और था जो इसमें नहीं दिया है, वो है पर्मो कार्बनीफेरस। तो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में फिर से हमारा आइसेज रहा। पर्मो कार्बनीफेरस से लेकर पर्मियन पीरियड के बीच में फिर आइसेज आ गई हमारे यहाँ। इस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पर फिर से आइसेज आ गई, और ये ड्यूरेशन हमारा रहा 360 मिलियन ईयर एगो से लेकर 300 मिलियन ईयर एगो, यानी 3.6 करोड़ ईयर से लेकर 3 करोड़ ईयर्स के बीच में ये जो 60 ईयर्स का आपका रहा, ये फिर से आइसेज था यहाँ पर। आइसेज है ना, कि मैक्सिमम जगह पर क्या जम गई? बर्फ। और जब मैक्सिमम जगह पर बर्फ जम जाती है तो सी लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि जो बारिश हो रही है वो बर्फ के रूप में जमती जा रही है सब जगह। तो क्या हो जाएगा? ओशन से ही तो पानी निकलता है। तो जब भी ग्लेशिएशन हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है? सी लेवल हमेशा डाउन हुआ है। क्योंकि हमारे दिमाग में तो आता है कि कोई चीज़ जमने पर फैलती है,
लेकिन जमने से पहले एकदम से तो होगा नहीं कि हमने फ्रिज का बटन दबा दिया एकदम से जम गया समंदर। उसके पहले तो बारिश हो रही है ना, लेकिन वो बारिश स्नोफॉल के रूप में हो रही है, लगातार पानी वेपोराइज हो रहा है, स्नोफॉल होता जा रहा है और बर्फ़ जमती चली जा रही है। और फिर जब वहाँ जम गई तब धीरे धीरे देखिए पानी जो समंदर होता है या झील होगी वो सबसे देर में ठंडी होगी, ये आपको पता है। लैंड पर पहले बर्फ़ जमेगी, झील वगैरह में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती सबसे देर में, तो तब तक जो है वहाँ पर बर्फ़ जम चुकी है लैंड पर, और ओशन जब तक जमेगा तब तक उसका लेवल डाउन हो चुका है। तो जब जब ग्लेशिएशन वाला पीरियड आया है ओशन लेवल डाउन हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जैसे ही ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं ओशन लेवल फिर से बढ़ने लगता है। और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ग्लेशियर, तो इससे ही पता चल रहा है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब ओशन लेवल बढ़ता है, ना कि जब आइस एज आती है तब ओशन लेवल बढ़ता है, तब ओशन लेवल डाउन होता है। तो ये मान के चलिए कि प्रेजेंट टाइम में जो ओशन लेवल है उस समय से 150 मीटर ऊंचा है इस समय। ग्लेशियर जब ग्लेशिएशन आता है हमारा आइस एज आता है उससे और अभी के उसमें 150 मीटर का फ़र्क है, यानी ना जाने कितने आइलैंड्स उस समय दिखाई दे रहे होंगे जो कि आज डूब चुके हैं। ये मान के चलिए 150 मीटर बहुत होता है, ओशन का लेवल 150 मीटर बढ़ना और घटना बहुत होता है। और ये पता कैसे चलता है कि जब घटा नीचे हुआ उस समय वहाँ पे कोरल्स और जो वेजिटेशन है वो पनप गई, और जैसे ही फिर से ऊपर बढ़ा तो नीचे वाले एनिमल्स और प्लांट्स फिर से मर गए और उनके फॉसिल वहाँ पे मिल रहे हैं। तो यही तो बता रहे कि भैया अगर मैं यहाँ पर पानी भर जाए और मेरी डेड बॉडी यहाँ पे मिले तो वो कहेंगे कभी यहाँ पे पानी नहीं रहा हो तभी तो हम जीवित रहे होंगे यहाँ पर, मतलब मैं फिक्स आदमी हूँ, मैं यहीं पे ज़िंदगी भर खड़ा रहने वाला हूँ। जैसे कोरल्स होते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो यहाँ पर कोरल्स जीवित हैं और वो बिना पानी के मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में जीवित रहते हैं मान लीजिए हम, और यहीं पे पानी भर जाए और हम यहाँ से ना हट पाएँ और कुछ समय के बाद फिर हम यहीं पे मिले पानी में डूबे हुए, तो कहेंगे कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि यहाँ पानी नहीं रहा होगा। तो इससे पता चल जाता है ओशन का, है ना। तो ये समझने की बात है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर देता हूँ, है ना। तो एक आइस एज आया ओर्डोविशियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन से परमियन के बीच का ड्यूरेशन था, ये 60 लाख साल फिर से आइस एज था हमारा, आइस एज। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट आइस एज हमारा आया वो सबसे लास्ट वाले पीरियड में आया हमारा, वो था हमारा प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन सीन का मतलब ही होता है आइस एज, वो क्या कहते हैं पीरियड, सीन का मतलब ही होता है पीरियड। जो प्लिस्टोसीन था इसको ग्रेट आइस एज भी कहा जाता है। और ये ड्यूरेशन था हमारा आज से 2.6 मिलियन ईयर एगो से लेकर, ये मिलियन ईयर एगो है देखिएगा, और फिर उसके बाद देखिए कितना ड्यूरेशन था 11,700 ईयर एगो। मिलियन ईयर एगो से लेकर 11,700 ईयर एगो, इतना लंबा ये टाइम पीरियड था, समझ रहे हैं ना। प्लिस्टोसीन लगभग देखा जाए तो 2.5 मिलियन ईयर्स तक के लिए आइसेस था, क्योंकि 2.6 की बात करें तो 2.6 से शुरू हुआ और 11,000 ईयर एगो तक चला, तो बीच का ड्यूरेशन कितना होगा लगभग 2.5 मिलियन, इतना लंबा ये चला ये। लेकिन जो प्लिस्टोसीन था इसमें भी क्या था, कुछ इंटर ग्लेशियर पीरियड, थोड़ी देर के लिए बीच में टेम्परेचर कम हुआ, और वो कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि इनके तो बीच का ये जो पीछे हमने पढ़े थे इनमें बीच में इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, हमें कुछ नहीं इसकी जानकारी मिली, लेकिन वहाँ पर इंटर ग्लेशियल पीरियड आया उसके हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसके एविडेंसेस हैं क्योंकि सबसे लेटेस्ट है ना, तो उसके एविडेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि उस समय की मान लीजिए उतनी पुरानी हमने बर्फ़ निकाल ली, तो बर्फ़ में उस समय की क्लाइमेट की सारी चीज़ें लगभग उसमें दफन रहती हैं, ये मान के चलिए।
हर टाइम पीरियड में जो आइस बनती है ना, वो उस समय के आइस का जो कंपोजिशन होता है उससे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में एयर कैसी थी, सारी चीज़ें, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे उसमें वैसे पूरा गड्ढा खोद के अंदर से बर्फ़ का पूरा ऐसे निकाला जाता है सिलेंडर टाइप का, और उसकी जांच करी जाती है। तो बर्फ़ तो ऊपर है, आप इसकी जांच कर ले, वो मालूम है कि नीचे वाली बर्फ़ आपसे हज़ारों साल पुरानी है, तो उस समय की स्टडी के लिए उस बर्फ़ को निकाला जाता है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब उनके पास होगा रिसर्च का, क्लाइमेट तक पता चल जाता है कि जिस समय ये बर्फ़ बनी उस समय ऑक्सीजन का लेवल क्या था, CO2 का लेवल क्या था, और सारी चीज़ें क्या थी। ये सारी चीज़ें अब वो उनका अपना डेटा है, उससे पता करते हैं। तो जो आपका लेटेस्ट प्लिस्टोसीन, जिसको ग्रेट आइस एज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट आइस एज, ये 2.6 मिलियन ईयर अगो पहले शुरू हुआ था, और आज से लगभग 11,700 ईयर्स पहले ये जाकर ख़त्म हुआ, ये मान के चलो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बीच में 1550 से लेके 1850 के बीच में आपका एक बार ग्लेशियल पीरियड रहा, तो आपको पता ही नहीं है, उस समय की तो हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। लेकिन मैक्सिमम जो आपका पोल्स थे वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, ये मान के चलिए। तो अभी ये टाइम पीरियड भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट आइस एज, जो प्लिस्टोसीन है, इसको। जो सबसे मेन है आपका ग्रेट आइस एज, महान, क्या बोलेंगे, महान हिमयुग, है ना, हिंदी बनाने पड़ेगी, हिमयुग। तो ये आपका सबसे लेटेस्ट है, आपका प्लिस्टोसीन पीरियड। प्लिस्टोसीन पहला था आपका ओडोविसियन, फिर पर्मो कार्बोनिफेरस से लेके पर्मियन के बीच में रहा, और तीसरा आपका आइसेज रहा है प्लिस्टोसीन। और प्लिस्टोसीन आपका रहा है 2.6 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ, ठीक है, और चलता रहा आज से 11,700 ईयर एगो। यहाँ मिलियन नहीं है, सिर्फ ईयर। आज से 11,700 साल पहले तक ये चला है। लेकिन ये बीच बीच में इसमें ग्लेशियल पीरियड और इंटर ग्लेशियल पीरियड भी रहे हैं। तो प्लिस्टोसीन में कुछ समय ग्लेशियल पीरियड भी रहे, और बीच बीच में इंटर ग्लेशियल पीरियड भी रहे, यानी टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बढ़ा। इंटर ग्लेशियल पीरियड और ग्लेशियल पीरियड। तो पहली बार जब इसमें आइस जमी, है ना, आइसेज आई, उसको कहा गया, जो बीच का ग्लेशियल पीरियड था उसको बोला गया गुंज। पहला जो ग्रेट ग्लेशियर पीरियड था उसमें पहला ग्लेशियर पीरियड क्या था, गुंज, गुंज, ठीक है। गुंज के बाद फिर बीच में कुछ समय के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, कुछ समय के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, और जो अगला ग्लेशियल पीरियड आया उसको बोला गया मिंडल। यानी एक बहुत बड़ा आइस एज था, और उस बहुत बड़े आइस एज में भी बीच बीच में छोटे छोटे आइस एज थे। यहाँ पर हमें ये देखना है, ग्रेट ग्लेशियर पीरियड में कुछ ग्लेशियर पीरियड बीच में भी रहे, 4। दूसरा आया, फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, कौन सा हो गया, उसको कहा गया मिंडल। नाम दिया गया है ऐसे, है ना, जैसे अभी वाले को देखिए नाम देंगे होलोसीन, जो भी चीज़ है आपका मिंडल। मिंडल के बाद
इस समय फिर से टेम्परेचर डाउन रहा आपका और बीच में फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर से इंटरग्लेशियल पीरियड आ गया आपका और फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, तो इस वाले ग्लेशियर पीरियड को अब नाम दिया गया रिस। टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये वाला ग्लेशियर पीरियड क्या कहलाया, अगला वाला रिस, और फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा और बढ़ने के बाद जब फिर से कम हुआ इस ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन है ये वाला, तो इस वाले लास्ट वाले उसको कहा गया वुरम। तो गुंज और मिंडल पहला इंटरग्लेशियल पीरियड यहाँ पर है, फिर मिंडल और रिश के बीच का एक इंटरग्लेशियल पीरियड है आपका, फिर रिस और वुरम के बीच का 3 इंटरग्लेशियल पीरियड रहे और 4 ग्लेशियल पीरियड। प्लीस्टोसीन में 4 ग्लेशियल पीरियड थे और 3 इंटरग्लेशियल पीरियड जब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ। ये आपसे यूपीएससी में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन उठाकर आप देख सकते हैं, इसमें आ चुका है। तो ये बीच के क्लाइमेट चेंज हो गए यहाँ पे, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो आपको बताना है कि कब कब हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो एक तो ओडोविसियन में चेंज हुआ था, दूसरा हमारा पर्मो कार्बोनिफेरस से आपका पर्मियन पीरियड के बीच में चेंज हुआ, मैंने टाइम पीरियड भी बताया और लिखवाया भी जाएगा। तीसरा हमारा चेंज हुआ था प्लीस्टोसीन, और इस बीच में भी क्लाइमेट चेंज हुई और इस प्लीस्टोसीन में 4 बार ग्लेशियर पीरियड आए, उसीलिए उसको आइस एज नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं ग्रेट आइस एज, यानी इसके बीच में कुछ छोटे छोटे आइस एज आए, है ना, यानी आइसेज थोड़ी सी बर्फ गली है बीच बीच में, और जब बर्फ बीच में थोड़ी सी गली है तो उसको इंटरग्लेशियल पीरियड कहा गया। तो जो पूरा ग्रेट आइसेज था आपका, ये पूरा का पूरा प्लीस्टोसीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.6 मिलियन ईयर से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, 11,700 ईयर्स। इस बीच में आइसेज आई, पहली वाली उसको कहा गया गुंज। पहली आइसेज क्या हो गई, गुंज। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, आइसेज खत्म हुई, फिर से आइसेज आ गई, अगली आइसेज को क्या बोला गया, मिंडल। फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, फिर से आइसेज आ गई, इसको बोला गया रिस। फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, फिर एक आइसेज आई, इसको बोला गया वुरम। और इसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ा और आज प्रेजेंट टाइम का होलोसीन पीरियड चल रहा है। इसके बाद फिर आपका जब टेम्परेचर बढ़ा, इसके बाद जब टेम्परेचर राइज हुआ, तब से लेके अभी तक का चल रहा है, जिसको कहते हैं होलोसीन। होलोसीन पीरियड, तब से लेके अभी तक हमारा ये पीरियड जो चल रहा है, यानी वुरम आइसेज थी, आइसेज के बाद जो टेम्परेचर बढ़ा, तो जो अभी चल रहा है ये होलोसीन पीरियड चल रहा है। लेकिन इस होलोसीन पीरियड में भी बीच बीच में कई बार जो आपके पोल्स थे वहाँ पर खूब बर्फ जमी और उसको भी वहाँ के लिए आइसेज ही कहा गया। तो किस ड्यूरेशन में हुआ, देखिए फिर से होलोसीन में देखिए क्लाइमेट चेंज कब कब हुआ। बीच में एक बार फिर से ग्लेशियल पीरियड आया, ये प्लीस्टोसीन में नहीं, होलोसीन की बात कर रहे हैं, है ना। होलोसीन हमारा कब शुरू हुआ, 11,700 ईयर्स बिफोर, तब से लेके अब की बात कर रहे हैं। इस बीच में आया लेकिन पता भी नहीं चला, वो है आपका 1550 AD से 1850 AD के बीच में टेम्परेचर खूब डाउन हुआ। 1550 AD से 1850 AD, जबकि हम नेशनल मूवमेंट और सारी चीज़ें उस बीच में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों को पढ़ते हैं, इस ड्यूरेशन में मान के चलिए कि टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ था, ज़बरदस्त। बहुत सारी जगह जो है वो बर्फ़ से ढक गई थी और उसको भी उस समय के हिसाब से ग्लेशियल पीरियड कहा गया। मैक्सिमम जगह जहाँ पर इंसान रह रहे थे वहाँ पर भी बर्फ़ जमी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमारा क्या, अगर यहाँ बर्फ़ जमने लगे हम उसको हटा देते हैं।
अमेरिका में बर्फ़ हमेशा गिरती रहती कि नहीं, और क्रेन लगी रहती है उसको हटाने के लिए। तो है तो आइस एज ही ना, कि लगातार क्या हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, लेकिन हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, ये भी तो है। तो उस समय भी एक तरह से टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ, कब, 1550 से 1850 के बीच। इसको भी एक ग्लेशियल पीरियड कहा गया। और इससे पहले कई बार ड्राई पीरियड भी रहे, और जब हमें पता चला कि किसके पहले भी ड्राई पीरियड रहे, तो उसी से हमने निकाला कि जब हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन किया था तो उस समय बारिश होना बंद हो गई थी, ड्राई पीरियड आ गया था। तो होलोसीन में ग्लेशियल पीरियड आपका कब से कब तक है, 1550 से लेकर 1850 AD, प्रेजेंट टाइम वाला जो चल रहा है। लेकिन जब ड्राई पीरियड की बात करते हैं तो बीच में ड्राई पीरियड भी रहे। ड्राई पीरियड का मतलब बारिश कम होना। और पहला ड्राई पीरियड जब पता चलता है जिस समय आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, पहला ड्राई पीरियड, इससे बहुत साल पहले का, BC में जाएंगे हम लोग, वो है आपका 2200 BC से 1900 BC। यानी हम जब AD की बात करते हैं, देखिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि AC, AD और BC थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं। देखिए, अरे बस बस, ये हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, है ना। तो उन्होंने जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ ईसा मसीह, तो जब जन्म हुआ तो उसको लिया 0, इसको क्या ले लिया, 0। उनके जन्म से पहले अगर कोई घटना घटी है तो उसको बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और उनके जन्म के बाद में अगर कोई घटना घटी है तो उसको लिखते हैं एनो डोमिनी, उनके जन्म के बाद। तो आज हम जैसे आज चल रहा है 2024 AD, यानी आज से इतने साल पहले किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। समझ में आया। AD लगा होने का मतलब है कि आज अगर ईसा मसीह जिंदा होते तो उनकी उम्र कितनी होती है, 2400। आज उनकी एज इतनी होती है। और अगर उनके जन्म से पहले कोई घटना घटी तो उसको कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो आपका यही 1700 BC के आसपास है। यानी ये 2000 साल जोड़ लीजिए और इधर के 2000 साल जोड़ लीजिए, 4000। तभी तो हम कहते हैं हमारी तो सभ्यता 4500 साल, 5000 साल पुरानी है। तो इधर के 2000 साल और उधर के 2000 साल, ठीक है ना। तो उसी को बिफोर क्राइस्ट या BC लिखते हैं, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो इसीलिए जब पीछे जा रहे हैं तो उधर से इधर को चलेंगे ना, इधर पे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 चलेंगे, है ना। और इधर की तरफ चलेंगे तो इधर का 1 2 3 4 5 6, यानी जो ईसा मसीह है उनके जन्म से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल है। तो इधर का टाइम पीरियड इनकी, कोई यहाँ पे पैदा हुआ तो यहाँ पे मरेगा तो 5 से 2 की तरफ आएंगे, इसीलिए उसमें हम इधर से इधर को चलते हैं। तो 2200 BC का मतलब है 0 से 2200 पहले साल पहले, ठीक है ना। और फिर कब तक रही, 19 आने वाले 300 साल तक। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर इसको हम 19 कर देते हैं। बीच में कितने साल का गैप है, 300 ईयर्स का। इन 300 सालों में ड्राई एज रही, और यही वो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसीलिए उसमें एक थ्योरी आती है कि जो हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ उसकी वजह थी कि बारिश कम होने लगी थी, और ये प्रूव भी हो गया। बाकी तो आता है बाढ़ से डूब गए, वो सब है, लेकिन जो ज्योग्राफिकल पास्ट है उसमें उसी टाइम पीरियड में ड्राई एज रहा है।
और ये कितने साल पुराना हो गया, इतना जोड़ दीजिए और प्लस इतना जोड़ दीजिए, इतने साल पुरानी बात है आज से। ठीक है, हिस्ट्री में हम फिर से आप लोग को ये चीज़ बताएंगे, क्योंकि उसमें होता है ना बीसी, आपका जब मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं तो, और उसके हड़प्पन कल्चर पढ़ते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, बीसी में। फिर उसके बाद जब आपका ये बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, फिर धीरे धीरे हम लोग एडी में पहुँच जाते हैं। तो बीसी और एडी यही है कि अगर ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था उसको 0 लिया गया, 0 है समझ लीजिए, एडी 0 ले लिया गया, उसके बाद जो घटना है उसको एडी में लिखते हैं हम लोग। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, 2024 एडी, यानी इससे आज से 2024 साल पहले किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ईसा मसीह से पहले कुछ था नहीं, तो उससे पहले की अगर कोई घटना है तो उसको बीसी लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। कितने साल पहले की घटना, 2200 ईयर्स, ठीक है ना, 2200 ईयर्स। और कब तक चली, 1900 ईयर्स के बीच में, तो बीच का गैप कितना है, 300 ईयर्स। तो इस ड्यूरेशन में भी आपके यहाँ ड्राई एज रही। ठीक है, अगली देखिए कब रही, (1200 BC से लेकर 1000 BC के बीच में। ये 200 साल बीच में ड्राई एज फिर से आई, और लास्ट थी आपकी 700 से 500 BC। तो अगर आज से जोड़ा जाएगा तो इतना और प्लस 2024 जोड़ दीजिए, इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना। आज 2024 ईयर्स अभी हो चुके हैं, और उसमें 1200 ईयर्स और जोड़ दीजिए, इतने साल पहले की बात है ये। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उनके जन्म से भी 1200 साल पहले आपका ड्राई एज आया था, याद रखिए। तो 3 ड्राई एज आ चुके हैं, और उसी से प्रूफ हो रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था उसकी वजह थी कि खूब अच्छी बारिश होने की वजह से प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, और सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए मार्केट बनाई गई, और जब मार्केट कहीं पे बनती है तो वहीं पे सिटी डेवलप हो जाती है। अगर आज गांव वाले जो अनाज उगा रहे हैं, शहर में हम क्या अनाज उगा के खा रहे हैं, बताइए, नहीं खा रहे ना। अगर गांव में अनाज केवल इतना उगने लगे कि केवल गांव वालों के लिए पूरा हो, तो शहर बर्बाद हो जाएंगे ना, हम लोग वापस जाकर गांव में खेती करने लगेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ यही हुआ था कि भाई इतना प्रोडक्शन होने लगा था कि शहरों तक में बेचा जाने लगा, शहर डेवलप हो गए। आज अगर हम लोग जो खाते हैं पीते हैं वो किसान उगाता है ना, अगर किसान का प्रोडक्शन कम हो जाए तो हमारे पास नहीं आएगा ना, तो हम वापस कहाँ चले जाएंगे, शहर छोड़कर अपने अपने गांव खेती करने लगेंगे, क्योंकि भाई किसान अपने लिए केवल उगा पा रहा है, तो हम खेती करके लिए अपने उगाने। तो यही हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो भाई उसको बेचना शुरू कर दिया गया, है ना, और बेचने के लिए जो मार्केट बनाई गई वहीं पे शहर बन गए। आज ही देख लीजिए, शहरों में ज़्यादातर बिजनेसमैन और नौकरी वाले तो लोग रहते हैं, उगाने का काम तो गांव में ही होता है। तो अगर गांव वाले किसान इतना सरप्लस प्रोडक्शन ना हो तो हमको कहाँ से गेहूँ मिलेगा, कहाँ से चावल मिलेगा। अगर प्रोडक्शन अभी कम हो जाए, गांव का या गांव का जो किसान है केवल उतना प्रोडक्शन कर पाए कि केवल अपने घर वालों को खिला सके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाकर गांव में खेती करनी पड़ेगी, और शहर क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यही काम हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। उसकी बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा कारण, और उसके डेवलप होने के पीछे यही कारण था, सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगेगा गेहूं का, तो उससे फिर ब्रेड बनाने लगेंगे हम लोग, फिर उससे पिज़्ज़ा बनाने लगेंगे हम लोग। और शहर आज भी मैक्सिमम खाने की चीज़ें जो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलती हैं सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से तो बनी हुई हैं। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अभी कम हो जाए तो पिज़्ज़ा कहाँ से बनेगा, रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी फिर। और हम लोग सब कुछ यहाँ शहर छोड़ के जो पिज़्ज़ा हट हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और सब लोग गांव में जाकर फिर से खेती करने लगेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। दहशत में आ गए बच्चे, सर पिज़्ज़ा बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना, बच्चों में दहशत आ गई।
तो ये मान के चलिए कि पहले भी कई बार क्लाइमेट चेंज हुआ है। सबसे पुराना एक आइस एज आया था ओडोविसियन पीरियड में, उसके बाद आपका पर्मो कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड के बीच में एक आइस एज आया, फिर प्लिस्टोसीन में एक आइस एज आया, फिर आपका जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 10,000 ईयर्स से अभी तक जो चल रहा है लगभग, ये है होलोसीन पीरियड। प्रेजेंट टाइम में जो पीरियड चल रहा है कौन सा है? होलोसीन। और इस होलोसीन पीरियड में भी बीच में ग्लेशियल पीरियड आया और 3 बार ड्राई पीरियड भी आया, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया कि 1550 से लेकर 1850 AD के बीच में, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, समझ लीजिए, उस टाइम पीरियड में एक आइस एज की सिचुएशन थी, टेम्परेचर बहुत कम था। और जबकि उसके अलावा 3 बार ड्राई एज भी रही, लेकिन वो AD से पहले आपकी 22 से 1900 BC के बीच में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का और या फिर आपका वैदिक टाइम पीरियड का समय भी रहा है। आगे वैदिक वाला भी मिल जाएगा BC में। और दूसरा है 1200 से 1000 BC के बीच में, फिर 700 से 500 ईसा पूर्व। ये 3 ड्राई एज भी रहे हमारे यहाँ ये। और इन्हीं से हम चीज़ें निकाल कर आते हैं कि अगर अब इतिहास पढ़ें और इस ड्यूरेशन में जो भी एम्पायर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने का कारण ये भी तो है, सरप्लस प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हम लोग तो केवल जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय कौन सा राजा था, उसने कौन से युद्ध लड़े, केवल हम लोग ये देखते हैं। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो मैंने साथ साथ उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, वो भी मैंने इसीलिए पढ़ाया और आपके NCERT में दिया हुआ है। तो वहाँ पर राजा ही मत याद रखिएगा, उस ड्यूरेशन में इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा होता था, समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, वो सब पढ़ना है आपको। और UPSC अब उसी पे जाकर पूछने लगा है, पहले सिर्फ राजा पूछता था। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड मतलब पढ़ाने का ड्यूरेशन मेरा बढ़ गया है। पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री इतनी नहीं पढ़ाता था, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं तो अब मेरी भी क्या करें, मजबूरी है कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी डिटेल में पढ़ाता हूँ और मेडिवल हिस्ट्री भी डिटेल में पढ़ानी पड़ रही है। ये मान के चलिए UPSC ने टफ कर दिया पेपर, भाई हम क्या करें। आप ही लोग कहते हैं बहुत टफ पेपर आता है, तो अगर टफ पेपर है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि कम? ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है ना। सर सीधे टफ वाला पढ़ा दीजिए है ना। तो बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। जैसे आज बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। अब हिस्ट्री में जब मैं आपको फिर से टाइम पीरियड और ज्योग्राफी में फिर से आपको ज्योग्राफिकल पास्ट पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना इतने छोटे लेवल से पढ़ा के निकल जाए। टफ बिल्कुल टफ। शाम वाला पीरियड, शाम वाली लेक्चर वैसे ही चल रहा है ना। आइए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, औद्योगिकरण की, जो पूरे वर्ल्ड में हुआ पहला 1860 के आसपास बहुत तेज़ी से रहा। इंडस्ट्री सिर्फ यूरोप में ही नहीं लगी, भारत में भी लगने लगी। जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स थे लगने लगी। और माना जाता है तब से लेके अब तक एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है 0.8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पर है ना। मैंने कहा ना, अर्थ का टेम्परेचर पिछले 200 सालों में कितना बढ़ा है? 0.8 डिग्री सेल्सियस। और हम तो अगर इतना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये ग्लोबल है ना। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो लोकल भी होता है, ग्लोबल भी। तो पूरा ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ा इतना, लेकिन अगर सिर्फ रायबरेली की बात करी जाए और पिछले 10 साल की बात करी जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है टेम्परेचर। एग्जाम्पल यही दिया जाएगा क्योंकि आपको पढ़ा रहे तो इसलिए। यानी जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक है आपका ग्लोबल कूलिंग और दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। दोनों को ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है ना।
तो क्लाइमेट चेंज जो है इट कैन बी लोकल और ग्लोबल। ये स्थानीय और वैश्विक दोनों होता है। भाई मान लीजिए केवल रायबरेली के सारे पेड़ अभी और काट दिए जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा चेंज दिखने लगेगा, तो वो चेंज कैसा हुआ? लोकल, है ना। और पूरे वर्ल्ड में जब चीज़ों को देखा जाएगा तो ग्लोबल चेंज देखा जाएगा। जैसे हमने कहा ना, किसी एक प्लेस पर बहुत सारा चेंज कर दिया जाए और उसका असर ग्लोबल भी दिखेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज तो लोकल लेवल पर ही दिखाई देगा ना। रायबरेली के सारे पेड़ काट दीजिए, सारे पेड़, तो वर्ल्ड का टेम्परेचर उतना इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना रायबरेली का इंक्रीज़ कर जाएगा। और यहाँ पर चेंज, और पूरे रायबरेली में ग्रीनरी कर दीजिए तो वर्ल्ड लेवल पर उतना असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर असर ज़्यादा पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो लोकल भी होता है और ग्लोबल भी होता है। तो इसीलिए हमें उससे लोकल लेवल पे भी काम करना है और ग्लोबल लेवल पे भी काम करना है। यानी ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी रोकना है, और लोकल लेवल पर जो कहीं पर क्लाइमेट चेंज हो जाए उसको भी रोकना है। यहाँ पर जो 10-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इसको जब कम करेंगे तो ग्लोबल लेवल पर जो 0.8 बढ़ा है वो कम होगा, ऐसे थोड़ी ना कम होगा। तो काम हमें लोकल करना पड़ेगा। ग्लोबल चेंज के लिए काम लोकल करना पड़ेगा। यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, है ना, कि एक ही दिन शुरू करें और सुबह पढ़ें आधे घंटे हिस्ट्री, फिर अगले आधे घंटे ज्योग्राफी, अगले आधे घंटे पॉलिटी, नहीं कर पाएंगे। आप क्या काम करना शुरू करते हैं? लोकल लेवल पे पहले हिस्ट्री उठाते हैं। यूपीएससी जबकि पूरा ग्लोबल है ना, सारे सब्जेक्ट उसमें आएंगे ना, लेकिन आपने लोकल लेवल से काम शुरू किया। पहले हिस्ट्री उठाई और पूरी पढ़ डाली, फिर ज्योग्राफी उठाई और पूरी पढ़ डाली, और फिर जब पूरा सब पढ़ डाला तब चेंज समझ में आया कि पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपके हाथ में। चेंज तो तब नज़र आएगा। तो आप लोग लोकल लेवल पर ही अभी घबरा जाते हैं। अभी आप लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि लोकल लेवल पे काम करते समय सोचते हैं कि पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, क्वेश्चन लगा रहे हैं ज्योग्राफी का, तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? यार पढ़ भी रहे हैं और आता भी नहीं, है ना। यही हो रहा है, क्योंकि पेपर जब उठाते हैं तो मन करता है लाओ, अरे इतना बचपन से इतने अच्छे अच्छे नंबर पाए हैं। जैसे हम लोग को भी यही था कि हम लोग अपने क्लास के टॉपर, और जब बाहर यूपीएससी के लिए फिसड्डी। तो काम लोकल लेवल पे ही करना पड़ेगा। अब ये बताइए, पूरे ग्लोब पर अगर हमें ग्रीनरी करनी है तो रायबरेली में भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पूरे ग्लोब में रायबरेली नहीं आता है। तो काम तो लोकल लेवल पे करना पड़ेगा ना, है ना। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, मोदी जी का यही नारा है ना। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो इन्वायरमेंट के लिए भी यही है, समझ रहे हैं। सोचना है कि हमें 0.8 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ा है उसको कम करना है या रोकना है, लेकिन एक्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? लोकल लेवल पे। ये हमेशा याद रखिएगा। तो उनके नारे को अपने पढ़ाई में भी जोड़ लीजिए। थिंक ग्लोबली, यूपीएससी के सारे पेपर, एक्ट लोकली, एक एक पेपर, है ना, एक एक सब्जेक्ट, तभी हो पाएगा। तो उसको अपने, है ना, अब इसी बहाने में मोदी जी की तारीफ हो गई है ना। आइए, तो ये लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, स्लो भी होता है और रैपिड भी होता है, और रिलेटिवली रैपिड। बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं होगा, है ना। वो तो मौसम है कि सर सुबह सुबह ठंडा लग रहा है तो दोपहर में पसीना में भीग गए, तो ये क्लाइमेट नहीं है, ये वेदर चेंज हुआ है आपका, है ना, रोज का, है ना। सुबह का मौसम अलग, शाम का मौसम अलग, रात का मौसम अलग। अब आप कहते सर सुबह की जलवायु अलग थी, शाम की अलग थी, ऐसा नहीं है। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा रैपिड हो सकता है कि पहले जो चेंज 1000 साल में आते थे वही चेंज 50 साल में दिखने लगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में जितना चेंजेस 200 साल में हुआ था उतना चेंजेस ह्यूमन बीइंग ने 50 साल में कर दिया, तो स्पीड बढ़ गई ना। तो ये स्लो भी हो सकता है और रैपिडली भी हो सकता है। इट कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक।
ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, होता ही है हमेशा, और मानव जनित भी हो सकता है। इससे पहले जब मनुष्य नहीं था और आइस एज आई थी, तो क्या हम उस समय क्या ऊपर से हमारे भगवान लोग कुछ कर रहे थे? क्योंकि भगवान तो अनंत काल से हैं, शायद उन्होंने किया, है ना। भगवान तो अनंत काल से हैं, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म तो बाद में हुआ ना, तो शायद उन्होंने ही पहली वाली आइस एज ओडोविशियन वाली लेकर आए हों, क्योंकि उसमें मनुष्य तो था नहीं, है ना, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नेचुरल भी होता रहा है, और प्रेजेंट टाइम में ये ज़्यादा दिखेगा आपको। तो इस समय जो पिछले 50 साल में आपका चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज, उसमें 95 कंट्रीब्यूशन इसका है। 5% तो नेचुरल होना ही था, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर अपने आप लग जा रही हैं, लेकिन 95% चेंज हमने किया है प्रेजेंट टाइम में। और इसीलिए इस होलोसीन पीरियड के इस टाइम पीरियड को एंथ्रोपोजेनिक पीरियड कहा जाने लगा। इसके लिए पिछले जब मैंने 2019 में पहली क्लास ली थी, तो इस पर डिस्कशन शुरू हुआ था कि इस टाइम पीरियड को जो पिछले 50 सालों का है, इसको एंथ्रोपोसीन नाम दिया जाए कि ना दिया जाए। इस पर IPCC की बैठक हुई, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। तो ये 2-3 साल तक डिस्कशन चला, और पिछले साल हो गया कि हाँ, इसको एंथ्रोपोसीन नाम दे दिया जाए। तो पुराने बच्चों को बताया था कि डिस्कशन चल रहा है कि 50 साल में जो चेंज हुआ है, इस ड्यूरेशन को एंथ्रोपोसीन कहा जाए या ना कहा जाए, और आपके लिए हो गया है कि इसको अब एंथ्रोपोसीन कहा जाता है। तो 1950 से लेकर अभी तक का जो पीरियड है, इसको अब एंथ्रोपोसीन कहा जाता है, मानव का युग। यानी इस समय जो क्लाइमेट चेंज हुआ, उसमें हम सबसे बड़े भागीदार हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये या तो नेचुरल हो सकता है, प्राकृतिक रूप से भी परिवर्तन होता है जलवायु में, या फिर मनुष्य के द्वारा भी इसमें परिवर्तन किया जाता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, 200-300 साल वाला मैंने बीच में आपको दिखाई है, और ये लंबे समय लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, जिसमें मैंने कई लाख साल तक का मैंने आपको चेंज बताया है। ये तो क्लाइमेट चेंज कैसा भी हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो जो प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस समय वर्तमान में, ये कैसा हो रहा है? ग्लोबल हो रहा है। इसका असर ग्लोबल लेवल पे देखा जा रहा है, रैपिड हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, और एंथ्रोपोजेनिक है। 95% कैसा है? मनुष्य के द्वारा है, एंथ्रोपोजेनिक 95%, ठीक है। ये तो प्रेजेंट टाइम का जो क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल है ना, क्योंकि इसका असर अब ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है। रायबरेली का टेम्परेचर 10 बढ़ा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी इसका असर है। रैपिड है, पिछले 50-60 सालों में बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा। और कैसा है? एंथ्रोपोजेनिक। 95% जो इस समय चेंज हुआ है वो है। और इसी वजह से 1950 से जो पीरियड चल रहा है, इसको एंथ्रोपोसीन नाम दे दिया गया है। मानव का युग तो पहले भी रहा, लेकिन इस समय पूरे ग्लोब की, पूरे क्लाइमेट को चेंज कर दिया, वो भी किसने? ह्यूमन बीइंग ने। तो प्रेजेंट टाइम का जो चल रहा है, इसको एंथ्रोपोसीन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए कुछ लिखने का काम कर लेते हैं, है ना।